5 फरवरी को, जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है, कि वोट जरूर डालने जाएं। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। केजरीवाल तो आ नहीं सकते, उनको मालूम है उनकी हार उनको साफ दिखाई दे रही है। इन्हें तो नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि 10 साल भी नहीं काम किया, 15 साल नहीं काम करे। आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है और आज हम दिल्ली के चुनावी मुकाबला पर चर्चा करेंगे, क्योंकि तारीख तय हो चुकी है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। दिल्ली का मुकाबला त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी 10 सालों से सत्ता में है। इस बार पार्टी ने फ्री वाले दांव पर भरोसा किया है, तो बीजेपी दिल्ली के लोगों को केजरीवाल सरकार की नाकामियां और डबल इंजन की सरकार की फायदे गिना रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के रस्साकशी के बीच में कांग्रेस ने भी अपना दम दिखाया है। कांग्रेस ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। अब 8 फरवरी को साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करती है। आज हम मुकाबला में चर्चा के लिए लाए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, अनुराग वर्मा और मनोज मिश्रा। दोनों स्टूडियो में मौजूद हैं। भाजपा से शिवम त्यागी हैं, आम आदमी पार्टी से अनुराग डांडा और राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं तहसून पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुकाबले की तारीख तय हो चुकी है। 5 फरवरी को विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान। Date of poll is 5th and counting is 8th and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही दिल्ली पर दांव लगा रही तीनों पार्टियों ने जीत का दावा ठोक दिया। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट जरूर डालें। 5 फरवरी को, जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है, कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। हम लोग जानते थे कि हमारे पास विधायक नहीं है, हमारे पास सांसद नहीं है, कॉरपोरेटर नहीं है, तो इसलिए वर्करों को इकट्ठा करके, जोड़ के, संगठन को फिर से पिरो के हम लोगों को एक नई सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी और पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। वो की है हमने, और क्योंकि वो एक खाका नीचे तैयार हो गया है, तो अब हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, लोगों का उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। इस पूरे चुनाव में दिल्ली के लोगों को तो क्या, देश भर के लोगों को एक चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है, वो है आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग का। आम आदमी पार्टी से पहले बीजेपी ने भी अपने चुनावी गीत को लॉन्च किया। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मानना है, हमारा जब प्रधानमंत्री जी ने शंखनाद कर दिया है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, 52+ सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और दिल्ली में सरकार बनाएंगे।
दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं जिनके लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी, लेकिन 2 सीटें हाई प्रोफाइल हैं। नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम और आप के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट दिया है। बीजेपी की ओर से साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा मैदान में हैं। उधर कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। कालकाजी सीट से दिल्ली की सीएम आतिशी मैदान में है। आतिशी के विरोध में कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा है और बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। इस बीच दिल्ली चुनावों का ऐलान करने आई मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर लिस्ट और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर भी जवाब दिया और काफी सधे अंदाज में जवाब दिया। कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। दरअसल आपने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और विपक्ष हर हार के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करता है। इतने लोग फर्जी एप्लीकेंट पाए गए जिन्होंने चुनाव आयोग को नाम कटवाने के लिए झूठी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी थी और हमने उनको उठा के जेल में बंद कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है चुनाव आयोग बहुत एक्शन में है, लेकिन चुनाव आयोग के मन की बात आधा पौना घंटा में कह के अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत एप्लीकेशंस डाली उनकी एप्लीकेशन स्वीकार करने वाले ऑफिसर्स क्यों, उनका नाम हाइड क्यों किया जा रहा है, केवल मन की बात और दिल की बात टीवी पे बैठ के कह देने से काम थोड़ी चलता है। एनडीए अलायंस के लोग जहाँ पे भी हारते हैं वहाँ पे वो ईवीएम की बात करते हैं, जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे वो चुप रहते हैं। उनको मालूम है उनकी हार उनको साफ दिखाई दे रही है, तो अभी से उन्होंने वोटर लिस्ट के ऊपर में, ईवीएम के ऊपर में अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अगले महीने हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। दिल्ली का मुकाबला दिलचस्प होगा। 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। चुनौती जनता का भरोसा तीसरी बार जीतने की है। वहीं बीजेपी के सामने एक बार फिर आम आदमी पार्टी की नाकामियों और डबल इंजन सरकार के फायदों को गिनाकर सत्ता हासिल करने की चुनौती है। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या दिल्ली एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगी? क्या दिल्ली के लोग इस बार भाजपा को मौका देंगे और क्या कांग्रेस अपनी साख लौटाने में कामयाब होगी? मैं डिस्कशन का शुरुआत करूंगी और सारे जो गेस्ट्स हैं उनके लिए ओपनिंग कमेंट्स 30 सेकंड सबके लिए टाइम है। अनुराग जी, 30 सेकंड्स में आप बताइए दिल्ली में सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या होगा इस एक महीने में? देखिए, इस समय जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये लगता है उसे 2 मैं हिस्सों में बांटूंगा। पहली बात तो जो जब आम आदमी पार्टी यहाँ पे दिल्ली में सत्ता में आई तो एक तरह से वो जो कांग्रेस का वोटर था और जो कांग्रेस का कैडर था उसको हाईजैक करके उसने 10 साल यहाँ पे सरकार चलाई। क्या कांग्रेस वापस उसको गेन कर पाएगा या उसका कितना प्रतिशत गेन कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, भारतीय राजनीति में हमेशा भ्रष्टाचार कोई वोटर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहता था। क्या इस बार जब आधी कैबिनेट, आधे मंत्री जेल से बाहर आए हुए हैं बेल के ऊपर, क्या इस अर्बन नेशनल कैपिटल के अंदर ये वोट डालते समय वोटर के लिए ये मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल देखने वाला होगा। अनुराग डांडा, सवाल ये है कि 10 साल के बाद क्या आप लौटेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को अब एक हैबिट बन चुकी है कि वो काम के नाम पे वोट करते हैं। वो झूठे आरोपों पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से झूठा बरगलाने का काम करती है उन पे अब वोट नहीं करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि चौथी बार भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हमने पिछले 10 साल में ढेरों काम करके दिखाए हैं। मैं गिनवाने लगूंगा तो एक लंबी फहरिस्त है। हमने 10,000 किलोमीटर की तो कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवा दी, हमने 6800 किलोमीटर के तो सीवेज पाइपलाइन दबा दिए, हमने 4000 किलोमीटर वाटर पाइपलाइन दबा दिए, 22,000 कमरे हमने बनाए। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 70 सालों में 24,000 कमरे बने थे दिल्ली के सारे स्कूलों को मिला के, और हमने 22,000 कमरे। अनुराग, 30 सेकंड आपका ऊपर हुआ। अब मैं शिवम त्यागी से पूछूंगी। शिवम, सवाल यह है कि भाजपा पर भरोसा दिल्ली करती है जब लोकसभा का चुनाव होता है, इस बार असेंबली का चुनाव है, तो क्या आपको इस बार मौका मिलेगा?
देखिए माना जी बिल्कुल मिलेगा, और मैं मानता हूं कि ये दिल्ली वालों के पास एक सुनहरा अवसर है कि आपदा को हटाकर जो है इसे अवसर में बदलें और यहां से इस बार इनका टाटा बाय बाय कर दें, क्योंकि उसकी वजह है जिस तरीके से स्थितियां रही हैं, जिस तरीके से अभी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से कल एक सीएजी की रिपोर्ट छपी है जहां पर 2020 से 22 के बीच में इस दिल्ली में लोगों को सांस की प्रॉब्लम थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, राशन नहीं मिल रहा था। आनंद विहार में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार लोग इकट्ठे थे और अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के लोग जिनकी जान जा रही थी उनको सबको छोड़कर जो है अपना शीश महल बनाने में लगे हुए थे। दिल्ली इस बात को देख रही है। पिछले 10 साल में बहुत आपने विक्टिम कार्ड देख खेल लिए, बहुत आपने रोने धोने कर लिए, बहुत आपने बता दिया हमें ये काम नहीं करने देता, वो काम नहीं करने देता। अंततः अब आपको 10 साल बाद भी अगर यही सब करना पड़ रहा है तो माफ कीजिए, जनता इस सब चीजों को देख रही है। वो चाहती है कि एक डबल इंजन की सरकार हो और आए दिन की ये लड़ाई ना हो कि चीफ सेक्रेटरी से लड़ाई है तो घर पर बैठ गए, तो किसी को पीट दिया, तो किसी धरने पर आ गए, आए दिन अपने घर बनवाने में लगे हुए। मैं मानता हूं एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। सरकारें पहले भी अलग अलग एक राज्य में अलग अलग रही, केंद्र में किसी और की और राज्य में किसी और की, लेकिन इतने ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। जिस तरीके से लाफिंग स्टॉक बना दिया आम आदमी पार्टी ने, आने वाले समय में चीजें बदलेंगी। अब मैं तहसीन पूनावाला के पास जाऊंगी। तहसीन, कांग्रेस को हटा करके, इनफैक्ट शीला दीक्षित को हटा करके अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कमान संभाली थी। दिल्ली में क्या कांग्रेस का एक फाइटिंग चांस भी है? कोई भी चांस दिख रहा है क्या पार्टी को? थैंक यू सो मच। दिल्ली की 1,55,00,000 के जो वोटर्स है वो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा नूरा कुश्ती कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर, केंद्र की सरकार ने और सूबे की सरकार ने केवल दिल्ली को दुख दिया है, पीड़ा दिया है। एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। दिल्ली हर आंकड़े पर पीछे गई है और इस बार सारी जो आवाम है, जनता है, वो शीला जी को याद करिए, कांग्रेस के डेवलपमेंट को याद करिए। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा से बनने जा रही है। ये बात सही कह रहे संदीप दीक्षित जी कि कांग्रेस इस वक्त 0 पर है, लेकिन हवा माहौल कांग्रेस का बन रहा है। लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते और सभी लोग, गरीब लोग, माइनॉरिटीज, कमजोर लोग कांग्रेस के साथ है। चलिए मनोज मिश्रा जी, क्या मुद्दा तय हो गया है? और अभी क्योंकि आज ही पोल ब्यूगल साउंड किया गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब इफेक्ट में है, तो क्या कोई एक पार्टी दिख रही है जो डायरेक्शन या नैरेटिव सेट कर रही है? नहीं, अभी तक तो यही था। देखिए, कंपेन, दिल्ली में कंपेन को लीड अरविंद केजरीवाल लगातार 2 चुनाव से करते रहे हैं। इस बार भी वो कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके यूएसपी जो कट्टर ईमानदार वो अपने को बताते थे, उस छवि को डेंट लगा है और भाजपा ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। मुझे लग रहा है ये चुनाव का एक बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा, जो अभी आम आदमी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विकास का, मुझे लग रहा है विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जो 70 वायदे अरविंद केजरीवाल जी ने किए थे, जो वो खुद गिना रहे हैं कि ये 1, 2, 3, ये जो 3, यमुना साफ नहीं हो पाई, हर घर को हम नल नहीं दे पाए, सड़क हम ठीक नहीं कर पाए, ये सारे खुद उनके कहे हुए मुद्दे ही चुनाव को प्रभावित करेंगे। अगर विकास मुद्दा होगा तो क्या सीएम का चेहरा या मुख्यमंत्री का चेहरा भी एक इशू होगा? निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के मुकाबले भाजपा ने उम्मीदवार नहीं दिया, ये उसके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित होगा। और मेरा मानना है कि जो हम मान के चल रहे थे कि सीधे बराबरी की लड़ाई होने वाली है, अभी तक मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है आपके चैनल पर कि केवल मुख्यमंत्री नाम से एज अभी भी अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। जी, शिवम त्यागी, एज दिख रहा है क्योंकि जो 38% जो आपका कंसोलिडेटेड या कैप्टिव वोट बैंक है, जो हर इलेक्शन में आपको आया है, 2015 हो या 2005 साल के बाद जो चुनाव हुआ हो या इस बार भी, उससे आप शुरू कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, अगर आपका टॉपअप नहीं होता है, 45-46% पे आप नहीं जाइएगा तो आप सरकार नहीं बना पाइएगा। अभी भी आप 24 सीट से शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर किसी का अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है। वो कह सकते हैं कि जाहिर है कि अगर चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ये कोई ट्रेंड सेट रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बीजू जनता दल और नवीन पटनायक से बड़े नेता अरविंद केजरीवाल अभी भी नहीं है, उनसे ज़्यादा समय तक टेन्योर भी नहीं रहे, लेकिन बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहाँ गई, लड़ी और जीत कर आई। तो जाहिर है ऐसा कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी, जहाँ तक बात वोट शेयर की है, भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर इंटैक्ट रखने में कामयाब रही और
और पिछली बार हम 5% से बढ़े भी, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अपना वोट शेयर और बढ़ाना है और हम बढ़ाएंगे जिस तरीके से चीजें रही हैं नॉन गवर्नेंस। और बिल्कुल ठीक बात है, विकास पर ही चुनाव होना चाहिए। मैं आपको 1000 इंटरव्यूज सुना सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है सब कुछ ऑलरेडी यूट्यूब पर है और आजकल तो दुनिया इतनी वाइब्रेंट हो गई है कि हर कोई एक क्लिक के साथ सब कुछ सुन सकता है। यही तो मेजर वादे थे। यमुना साफ करना मेजर वादा था, हवा साफ करना मेजर वादा था, स्कूल बनाना मेजर वादा था। कहते हैं आज हमने क्लासरूम्स बना दिए, कमाल बात है। चलानी ट्रेन थी, कहते हैं हमने डब्बे ऐड कर दिए उसमें, कमाल बात हो गई। वही तो सब वादे थे। आप यमुना साफ नहीं कर पाए, आप हवा साफ नहीं कर पाए, आप जिस तरीके से 11वीं में ड्रॉप आउट रेट 56,000 बच्चे फेल हो गए, आप उसको कलेक्ट नहीं कर पाए। 47% स्कूलों में अगर आज भी प्रिंसिपल और टीचर्स का प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं छोटा सा अपना काम की एक बात करूं तो जाहिर है जहां आज तक पिछले 55 साल से नॉर्थ और साउथ कैंपस हुआ करते थे, वहां पर 2 कैंपस और बढ़ाने की हमने बात करी, वीर सावरकर कॉलेज खोलने की हमने बात करी, पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज बनाने की बात करी और बना रहे हैं। पेरिफेरल हमने ही बनाया। मैं मानता हूं जिस तरीके की चीजें हुई हैं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश की जनता जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने यही सब कोशिश 10 सालों में की है, इस बार नया क्या कर रहे हैं कि आपको लगता है चांस है? मैं मानता हूं कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं पोल खुली है अरविंद केजरीवाल की, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पब्लिक में, जनता में है। आप अपने आप को कट्टर ईमानदार 10 साल से कर रहे थे, लेकिन आज 10 साल बाद अपने नाम के आगे कट्टर लगाने की हिम्मत भी नहीं हो रही आपकी, क्योंकि आपको पता है आपका आधा दर्जन लोग जेल से आए हैं। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल से आए हैं और बेल पर हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है उसके अलावा सीएजी रिपोर्ट, ये कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है आपके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि हम कट्टर ईमानदारी के पैमाने पर पहले से भी ज्यादा निखर के आए। पीएमएलए में बेल पर हैं। आपको साथ में यह भी बताना चाहिए, पीएमएलए एक्ट में बेल मिलना लगभग नामुमकिन है अगर उस केस में कुछ भी सबूत कोर्ट के सामने हो। इसका मतलब पीएमएलए में सारे नेता बेल पर बाहर हैं, इसका मतलब चवन्नी सबूत भी नहीं है इनके पास। हमारी किसी भी फाइल में ये कोई कमी नहीं निकाल पाए। 400 फाइलों की जांच की एलजी साहब ने। इन्होंने हमारे 200 नेताओं के खिलाफ आज तक एफआईआर की है, झूठे केसेस बनाए हैं। एक भी नेता को आज तक ये जेल में नहीं डाल पाए, सारे के सारे बाहर हैं आज भी। दूसरी बात, इन्होंने कहा इन्होंने काम किया है। क्या काम किया है भाई? प्रधानमंत्री जी कहते थे 2022 तक 4 लाख झुग्गियों की जगह दिल्ली में मकान दे देंगे, और जब फाइनल रिजल्ट निकल के आया तो क्या हुआ? 1700 मकानों का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी पहुंचे। 1700 मकान मतलब 200-300 साल में बनाएंगे आप 4 लाख झुग्गियों के बदले में मकान। 2 चीजें इनके जिम्मे थी दिल्ली में, एक लॉ एंड ऑर्डर और एक लैंड। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरह से फेल है। आपको मालूम है दिल्ली में रोज 50 गाड़ियां एक थाने से चोरी होती हैं। आपको मालूम है चेन स्नैचिंग की कितनी घटनाएं रोज होती हैं। आपको मालूम है फायरिंग की घटनाएं रोज होती हैं। गैंग वॉर खुलेआम चल रहे हैं, 1-1, 2-2 घंटे तक चलते हैं। उसके बाद ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर में सारे गैंग्स को खुली छूट दे रखी इन्होंने फिरौती मांगने की। इनकी सरपरस्ती में हो रहा है सब कुछ, ये उसको काबू नहीं कर पाए। दूसरी चीज थी लैंड। दिल्ली के किसान जगह जगह धरने कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मास्टर प्लान 2041 पास कर दो। इनके नेता भागे भागे फिर रहे हैं दिल्ली देहात से। सारी पंचायतों में जाके वादे करके आए थे ये इनके नेता कि हम 2041 मास्टर प्लान आचार संहिता लगने से पहले लागू करा देंगे। ये करा नहीं पाए, अब भागे भागे फिर रहे हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्लॉट का मालिकाना हक ये नहीं दिला पाए। दिल्ली देहात के लोगों को जमीन का कॉम्पनसेशन ये नहीं दिला पाए। जमीन के बदले में फ्लैट्स डीडीए ने प्लॉट्स आज तक नहीं दिए। अनुराग देखिए, अच्छी बात यह है कि आप उनके रिपोर्ट कार्ड की चर्चा कर रहे हैं और वो आपसे जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि दिल्ली तो यूनिक स्थिति में है, नेशनल कैपिटल रीजन है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। बिल्कुल। आपको याद होगा वो बाइट अरविंद केजरीवाल का मैं चलाना नहीं चाहता, जब दिल्ली में बलात्कार का केस हुआ था और उसके निर्भया का केस हुआ था, और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल के पास रिपोर्टर पहुंचे तो कहते चीफ मिनिस्टर इतना कमजोर नहीं हो सकता कि उसके पास कुछ नहीं है। आज इधर उधर भागे फिरते हैं, जवाब देने को तैयार ही नहीं होते। और लॉ एंड ऑर्डर का बहुत जिस तरीके से ये चर्चा करते हैं, मैं तो कहता हूं ठीक है दिल्ली में आपके पास नहीं है, पंजाब में तो आप ही के पास है। 2023-22 नवंबर को कोर्ट का, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आम जनता डर में है और कुछ ग्रुप्स जो हैं उन्होंने जिस तरीके से कंट्रोल ले लिया है, हालात ऐसे हैं कि आम जनता डरती है, घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इस पर काम करना चाहिए और सरकार को नोटिस सर्व किया। वहां तो आप ही हैं भाई, पूरी उम्मीद है, मुझे लगता है वहां पुलिस भी आपके हाथ में है, उसे तो कंट्रोल कर लिया करो, या बस पत्रकारों को गिरफ्तार करने के लिए ही पुलिस है। दूसरा, जिस तरीके से इन्होंने गैंग वॉर और इस तरह की बात करी, इस देश का बड़ा सिंगर सिद्धू मूसेवाला, इनकी आंखों के सामने किस तरह की स्थितियां रही, आज तक न्याय नहीं दे पाए। राहुल गांधी भी यदाकदा आप तो बोल देते हैं उस बारे में। पंजाब की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की कर रहे हैं।
नहीं, हम दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की कर रहे हैं, तो आप दिल्ली का जवाब बिल्कुल दिल्ली पर जवाब दे रहा हूं। एक आदमी लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है क्योंकि उसके पास वहां पुलिस नहीं है, लेकिन मतलब एक जगह पर पुलिस नहीं है तो वहां के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा दूसरी जगह है। नहीं, तो पुलिस तो अभी आपके हाथ में है ना, तो आप बताइए ना, जवाब तो आप देंगे ना। वही मैं कह रहा हूं, एक आदमी की कॉम्पिटेंस एक जगह उसके पास पुलिस है, दूसरी जगह नहीं है। जहां है वहां भी वो सुपर फ्लॉप है, कभी कामयाब नहीं हो सकते। और आगे आता हूं, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने कही कि दिल्ली की जो सरकार है वो पूरे तरीके से फेल हो चुकी, नहीं हो चुकी। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से खास तौर पर आम आदमी पार्टी निकल कर आई है, जैसी उम्मीदें थी, आजकल मैं तो कहता हूं वो आजकल अभी यहां पर कांग्रेस से तहसीन पूनावाला जी हैं, ये याद होगा आपको, शीला दीक्षित जी के 8 कमरों के मकान में 12-13 एसी थे। उनको ये तक कह दिया था कि ये क्या चीफ मिनिस्टर की अय्याशी होती है, और ये क्यों चाहिए राष्ट्रपति को 400-400 कमरे, वहां पर फ्लैट बना दो। आज खास तौर पर जब सीएजी निकलकर आती है, 7.5 करोड़ का टेंडर, 8.5 करोड़ का अलॉटमेंट और 34.5 करोड़ की पेमेंट, जवाब तो देना पड़ेगा। बड़ा मुद्दा बनाया था आम आदमी पार्टी ने 2013 के चुनाव में, और साफ तौर पे दिखा था कि किस तरह से माहौल बदलते हुए नजर आया था। क्या कांग्रेस इस इशू को, शीश महल वाले इशू को बड़ा इशू नहीं बना पा रही है? और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो चुनाव है दिल्ली का, वो 2 पार्टियों के बीच में है, जहां पर आम आदमी पार्टी एक है और दूसरी तरफ है भाजपा। कांग्रेस का क्या रोल है? मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर कांग्रेस की जो लीडरशिप है, अगर वो ठीक से चुनाव लड़े, मैं मानता हूं कि दिल्ली की आवाम चेंज चाहती है। शीश महल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए नहीं कि मैं कोई व्यक्तिगत आरोप माननीय अरविंद केजरीवाल जी पे लगा रहा हूं। मैं मानता हूं कि वो उनका पर्सनल घर नहीं है, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जी थे जिन्होंने शीला दीक्षित पे क्या क्या आरोप नहीं लगाए। जैसे शिवम ने अभी कहा, उनके बाथरूम में कितने एसी है, खुद के बाथरूम में गोल्ड प्लेटेड टोटो का कोमोड लगाने वाले शीला जी अपने कुत्ते को क्या खिलाते उसकी आरटीआई डालते थे। ये बात कभी भूला नहीं, और ना ही मैं अन्ना हजारे साहब को कभी भूलूंगा। लेकिन क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की भी एक बात हो रही थी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि पंजाब में प्रति लाख सबसे अधिक क्राइम है, और कन्विक्शन रेट नेशनल एवरेज से सबसे कम है। वहां पे तो कोई एलजी का हस्तक्षेप नहीं। दूसरी चीज, अनुराग भाई, आप मुझे ये बता दीजिए, आप जिस मुद्दे पर आए थे सत्ता में, आपने कांग्रेस को हटाया, लोकपाल और लोक आयुक्त, वो ना आप दिल्ली में लाए ना आप पंजाब में लाए। यमुना जी को आपने साफ नहीं किया। हमने मांगा था आपसे पाठशाला, आपने दिया दिल्ली के लोगों को मधुशाला, आपने 1 पे 1 फ्री मधुशाला दे दिया। मुझे आपसे पूछना है कि वो 50 यूनिवर्सिटीज के नाम बताइए, आज मारिया के शो पे बताइए, शिवम और मुझे आप चुप कराइए। 50 यूनिवर्सिटीज, 50 अस्पताल। अब ये मत कहना स्कूल क्लासरूम, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट ने बताया कैसे आपने टॉयलेट को क्लासरूम गिनाए, वो मत बताइएगा। आप 50 यूनिवर्सिटी और 50 अस्पताल, आज ये नाम हमें गिना दीजिए, हम मान लेंगे आपने काम किया। और आप बताइए मुना जी, आप 50 नाम शुरू करिए। 50। अच्छा, देखिए इनके साथ दिक्कत पता है क्या है? इनके साथ दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को ये किसी भी फॉर्मूले से किसी भी मुद्दे पे घेर नहीं पाते हैं। इन्होंने पंजाब का जिक्र किया लॉ एंड ऑर्डर पे, मैं एक लाइन में उसको समअप कर दूंगा क्योंकि चर्चा हम दिल्ली पे कर रहे हैं। पंजाब का अगर आप केंद्र सरकार की रिपोर्ट उठा के देंगे और एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखेंगे, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर में हम 2nd नंबर पे हैं पूरे देश के अंदर। पूरे देश में 2nd नंबर पे पंजाब पुलिस आती है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो शर्म आनी चाहिए। जो आंकड़े आप छेड़ रहे हो उसी में आप पिट रहे हो पूरी तरह से। दूसरा, ये बता दीजिए डेटा, साहब डेटा बता दीजिए, बता रहे हैं अनुराग, बताइए आंकड़ा, बताइए आंकड़ा, मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं। नहीं, एनसीआरबी का कौन सा आंकड़ा दिखा रहे हैं अनुराग? रुकिए ना। हाँ। आपने लिस्ट मांगी, मैं लिस्ट दिखा रहा हूं ना। हाँ, दिखाइए। आपने कहा, ये देखिए, ये दिल्ली, ये पूरे देश के टॉप 20 गवर्नमेंट स्कूल्स की लिस्ट है, पूरे देश के टॉप 20 गवर्नमेंट स्कूल्स की। इसमें से 7 दिल्ली के हैं, 7। और सबसे हास्यास्पद बात पता है क्या है? इसमें से बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट का कोई भी नहीं है। सर आपने कितने बनाए? तो कांग्रेस ने बनाई ना सर। तस्लीम जी, अब आप क्यों बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं? मैं बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल रहा हूं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप तय तो कर लीजिए कांग्रेस के साथ हैं कि बीजेपी के साथ हैं। अनुराग भाई, मेरा सवाल है, डैडी घर पे आप जवाब दे रहे, मम्मी घर पे खाना पका रही है, मैं पूछ रहा हूं आपने कितने बनाए? इन्होंने हमारे स्कूल की हालत पूछी, मैं स्कूल की हालत बता रहा हूं। पहले बीजेपी ने, शिवम जी ने पूछा ना, मैं उसकी बता रहा हूं हालत। 20 स्कूलों में से, मारिया जी, 20 टॉप गवर्नमेंट स्कूलों में से 7 दिल्ली के हैं और एक भी बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट का नहीं है। आप सोच लो इनकी शिक्षा के प्रति क्या नीतियां हैं, इनकी क्या हालत है, इनकी क्या सोच है। फिर ये हमें कहते हैं कि कमरे मत गिनवाओ। अरे भाई, कमरे गिनवाएंगे, क्योंकि आजादी से लेके अभी तक सारी सरकारें बीजेपी कांग्रेस मिला के अभी तक 24,000 कमरे बना पाए थे दिल्ली के स्कूलों में। हमने 10 साल में 22,000 कमरे बना दिए दिल्ली के स्कूलों में।
हमने दिल्ली के रिजल्ट्स को टॉप पे पहुंचा दिया। दिल्ली के स्कूलों से अब आईआईटी, जेईई में, नीट में बच्चे जाते हैं सेलेक्ट होके मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। आप लोगों को परेशानी इसलिए है, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया मारिया जी, और उसमें क्या कहा कि इनके स्कूलों में टॉयलेट नहीं है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, इनके स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है, इनके स्कूलों में बेंचेस नहीं है। हम अच्छे स्कूल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी एक बार गुजरात में स्कूल में फोटो खिंचाने गए थे, नकली स्कूल बना के फोटो खिंचानी पड़ी थी, क्योंकि एक भी स्कूल नहीं बना पाए ये आज तक अपने राज्यों के अंदर जिसको ये दिखा सके। ट्रंप जी की वाइफ आई थी तो उन्होंने हमारा स्कूल देखा था। केंद्र सरकार को तय करना था ना कि वो कहां जाएंगे, आइटनरी ये तय करते हैं। इनके पास एक स्कूल नहीं था हरियाणा में दिखाने को, इनके पास एक सेंट्रल स्कूल नहीं था दिखाने को। जल्दी से जवाब दीजिए और उसके बाद फिर अनुराग और हमारा स्कूल दिखाना मनोज पड़ा। मिश्रा जी सवाल पूछेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए। अनुराग ठांडा जी से मेरा एक ही निवेदन है कि इस बार वोट भी ट्रंप जी की वाइफ से ही ले लेना, क्योंकि दिल्ली वाले तो वोट देने से रहे आपको। और जहां तक बात स्थिति आपने स्कूल की बताई, सुन लीजिए, उस क्लासरूम में घोटाला, बीच में नहीं चिल्लाना, बीच में नहीं चिल्लाना, क्लासरूम घोटाला ऑलरेडी सामने है भाई। कोई एक ऐसी नीति ही आपकी नहीं है जहां पर घोटाला नहीं है। क्लासरूम घोटाला हो गया, शराब नीति घोटाला हो गया, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो गया, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो गया, सीसीटीवी कैमरा घोटाला हो गया। कोई तो एक नीति ऐसी है ही नहीं जिसको आपने अप्लाई किया और उसमें घोटाला ना हो। अब आगे आते हैं, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपका दिल्ली शिक्षा मॉडल इतना ही शानदार है तो 11th में 56,000 बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं जो कभी नहीं हुए? 43% स्कूल्स में आज भी अगर प्रिंसिपल और टीचर्स का प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही कह रहे हैं। और दूसरा एक और चीज, ये बहुत दिनों से आपने देखा होगा इनका पूरा, प्लीज बीच में नहीं बोलना अनुराग भाई, क्या हो गया, आप तो पत्रकार भी रहे हैं। इनका मोडस ऑपरेंडाई आज तक राजनीति में आने का सिर्फ एक ही रहा है, सीएजी रिपोर्ट उठाओ, नेता को गालियां दो और उसके बाद इन्होंने सरकार बनाई। आज ये सीएजी रिपोर्ट जो कल निकल कर आई है, जवाब दो ना इस पर। घोटाला करके बैठ गए अपने ही घर में, आप उस पर क्यों जवाब नहीं देते? 7.5 करोड़ का टेंडर आपने अवार्ड किया, वो भी अवार्ड नहीं किया, अपने फेवरेट आदमी को दे दिया, टेंडर निकाला ही नहीं। 8.5 करोड़ का फिर उसको बना दिया 1 करोड़, वहां घोटाला। आगे बढ़ते आपने पे किया, आगे बढ़ते हैं। शिवम और अनुराग, चलिए सवाल पूछने दीजिए। चलिए आगे रुक जाइए। अनुराग आप ही के नाम के हैं। अनुराग जी, सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है, आप लोग ऐसे बात हमेशा से ये पोजीशनिंग ईमानदार की है और विकास की करी है। अगर आपकी पोजीशनिंग ये है ईमानदारी और काम विकास, तो फिर आपको क्यों धर्म की राजनीति करनी पड़ रही है और ग्रंथियों और पुजारियों को जाके तनख्वाहें देनी पड़ रही है, जो ट्रेडिशनल बीजेपी करती आई और उस पर आप ये आरोप लगाते आए हैं सांप्रदायिकता का या पोलराइजेशन का? आपको क्यों करना पड़ रहा है? आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं अनुराग। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा अनुराग जी की बात का। समाज के हर वर्ग को जब तक साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक कोई विकास मुमकिन नहीं हो सकता है। अगर कोई ये कहे कि देश को विकसित बना देंगे और बिना एजुकेशन के बना देंगे, ये सब बकवास बातें हैं। इसी तरह से समाज के हर वर्ग में, आप मंदिर में जाते हैं, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, यही पुजारी लोग हैं जो आपको भगवान से मिलवाते हैं, वहां पर सारी सुविधा आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। और उसके बाद इनके परिवार का क्या होता है, इनके बारे में कोई नहीं सोचेगा। इनका कुछ होता रहे, इनके बारे में कोई नहीं सोचेगा। मैं तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी, अनुराग जी, एक चीज छोटी सी है, क्या आपको कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक, माइनॉरिटी वोट बैंक तो आपने साधा हुआ, वो कांग्रेस का आपने हाईजैक कर लिया था 10 साल पहले, अब ट्रेडिशनल बीजेपी के वोट में सेंध लगाने का तो कोई प्लान नहीं है? So what you are saying कि हम स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें बुराई तो कुछ नहीं है। नहीं, बुराई है। अगर आप ईमानदारी और विकास की पॉलिटिक्स करने आए थे तो हिस्सा है, लेकिन ये पॉलिटिक्स ओवरऑल विकास का हिस्सा है। बात की पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस की बात की थी, और आप 10 साल के बाद उसी बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज की तरह लग रहे हैं, जिस तरह भाजपा राजनीति करती है, जिस तरह कांग्रेस राजनीति करती है। तहसीन आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मैं अनुराग भाई जो बीजेपी के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने 10 साल में मौलानाओं को तो सैलरी दी, उसमें भी 17 महीने, उसमें भी आपने घपला कर दिया, चलो वो लास्ट 17 मंथ्स नहीं दिए, तो तभी आपने पुजारी और ग्रंथियों को क्यों नहीं दिया? अगर आप उनके परिवार का ध्यान रखना चाहते थे तो तब आपने क्यों नहीं दिया, और आप पंजाब में क्यों नहीं दे रहे, ये आप बता दीजिए। दूसरी चीज, जो महिलाओं को आपने कहा कि आप 1000 रुपया देंगे, वो आप पंजाब में 2.5 साल से क्यों नहीं दे रहे? यही कह रहे, आप कहीं पर भी अपना कोई भी वादा आपने पूरा नहीं किया। मैं बताता हूं आपको, ये सब चीजें लॉजिकल होती हैं, इसलिए समझने में थोड़ा कष्ट होता है। ये वैसा ही है जैसे हम 2100 रुपया अनाउंस कर रहे हैं, कह रहे हैं 10 साल से क्यों नहीं दे रहे।
बजट हर साल हमें 5,000 करोड़ हम दिल्ली का बजट बढ़ाते हैं, हर साल अनप्रेसिडेंटेड रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। यानी अगले 5 साल में हमारे पास 25,000 करोड़ रुपया होगा। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। अगले 5 साल में हमारे पास 25,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा होगा। हमें उसको कहाँ यूटिलाइज करना है, ये हमें प्लान करना है। आप क्यों परेशान होते हैं? हमने आज मरिया मुझे 1 सेकंड लाइन देना, सिर्फ 1 ही मिनट। नहीं कर सकते, हमने कर मरिया अनुराग जी की अनुराग भाई, मैंने आपकी बात सुन ली, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अनुराग भाई प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज अनुराग भाई। मरिया, आप और आपके सारे दर्शक गूगल कीजिए, दिल्ली का बजट हमेशा पॉजिटिव और रेवेन्यू सरप्लस बजट रहा है जब से लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। पहली बार दिल्ली का बजट 1400 करोड़ के डेफिसिट में जा रहा है। ये झूठ कह रहे हैं आपके शो पे, प्लीज गूगल करना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप लोग ट्वीट करते मुझे बता देना, या आप उनको एक्सपोज करना। 25,000 करोड़ से 75,000 करोड़ पे बजट को कौन लेके आया? आपका पूरे देश का बजट नहीं बढ़ा है 1947 से। क्या लॉजिक है ये कोई लॉजिक होता है? 1947 में भारत का बजट क्या था, अभी क्या है? लॉजिक है, बजट बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अनुराग, ये लॉजिक तो नहीं है, सही बोल रहे हैं। ये क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं आप अनुराग? आप लोग की सत्ता है 10 साल में, कम से कम रिपोर्ट कार्ड तो सही कर लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट कार्ड। आप मुझे एक आंकड़ा गलत बता दीजिए इसमें से। आपने 2 बात गलत बोली। मनोज मिश्रा जी अब सवाल पूछेंगे, पूछिए। नहीं, सवाल तो बहुत सारे हैं और समय नहीं है। अनुराग जी से ही सब लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वही सत्ता में है 10 साल से। आप अभी ये कह रहे हैं कि भाजपा ने लास्ट मोमेंट में आके प्रधानमंत्री ने घर बनाए। भाई, आपने वो 1,000 रुपये 10 साल से क्यों नहीं देना शुरू किया? दूसरी बात, आप जो अभी कह रहे हैं कि स्कूल 17 स्कूल टॉप में आ गए, आप दिल्ली का इतिहास आप तो छोड़िए, 1993 में दिल्ली में विधानसभा बनी है। जब से राजधानी बनी है, देश के जो टॉप सरकारी स्कूल है उसमें दिल्ली के स्कूल रहे। ये कौन सी आप नई बात बता रहे हैं? दूसरी, अभी जो आप पूना वाला बता रहे हैं, वह हर साल बजट बढ़ा है। और मैं तो पिछले 40 साल से दिल्ली की राजनीति कवर करता हूँ और विधानसभा कवर कर रहा हूँ। जब तक शीला दीक्षित की सरकार रही है, सरप्लस बजट रहा है। ये देश का अकेला राज्य रहा है जहां प्लान खर्चे अपने सरप्लस रेवेन्यू से किए गए हैं। आपकी सरकार आने के बाद जो अनप्लान खर्चे हैं उसके लिए भी लोन लेना पड़ा है, और आप कह रहे हैं कि हम हर साल बढ़ाए जा रहे हैं। अरे हर साल तो ऑटोमेटिक जब बढ़ना है, वो पिछले आप रिकॉर्ड देख लीजिए पिछले 30 साल का। तो आप ये अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है चुनाव प्रचार करने का कि एग्रेसिव होके करना। मेरा अभी भी यही मानना है कि भाजपा ने अगर ये काम किया होता तो आज बैकफुट पर अरविंद केजरीवाल होते, और वो ये एग्रेसिव होके प्रचार नहीं करते। क्योंकि एग्रेसिव होके आप प्रचार करते हैं, उसका लाभ आपको मिलता है, इस बार भी मिलेगा। लेकिन आप हमें उन आंकड़ों में गलत अनुराग जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं मिश्रा जी को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बजट अभी भी सरप्लस में रहेगा। हम अपनी कैलकुलेशंस करके उसके बाद अपनी योजनाओं को लेकर के आते हैं, और आज तक जितनी अनाउंसमेंट हमने की है वो सारी की सारी हमने लागू करा के दिखाई है। उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है, मध्य प्रदेश में अरे भाई अपनी बात करिए। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा 2027 में, तो हम लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार से और भाजपा से सवाल पूछेंगे। आज आप सरकार सत्ता में, आपको जवाब देना होगा अनुराग। इसीलिए हम ये वादा कर रहे हैं और पहले भी करके दिखाया है कि हमने जितने प्रोमिसेस किए हैं हम उनको विद इन बजट, प्रॉफिट में बजट को रखते हुए हम उसको पूरा करेंगे। 10 साल तक भी रखा। और तहसीन और शिवम, आप लोग दोनों के पास 30-30 सेकंड है। शिवम पहले गलत बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसमें अपना प्लस माइनस करके जो है बजट को ठीक कर देंगे। कैसे कर देंगे भाई? ये कौन सी इकोनॉमिक्स है कि हम ठीक कर देंगे? नहीं हो सकता। और 1,000 रुपए के लिए छोड़ दीजिए, पंजाब बिल्कुल ठीक बात है, पंजाब में तो इन्होंने दिया ही नहीं। यहां पर भी जब शुरुआत में इनको लगा कि 1,000 रुपए महिलाओं को मदद करनी है, सहायता देनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बजट में प्रावधान कितना किया? 2,700 करोड़ रुपए का। अप्रोक्सीमेटली 8,500-9,000 करोड़ रुपए चाहिए, उसके लिए कहां से लाके दोगे? बजट में प्रावधान नहीं है। और आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने तक आपके पास ग्रंथियों को, पुजारियों को, महिलाओं को देने के लिए पैसे, सब कुछ समय था। बिना किसी बात के मजबूत सरकार पर स्पेशल सेशन बुलाकर भाषण देने के लिए जब आप बुला लेते हैं सारी चीजें, तो मैं मानता हूं इसके लिए भी बुला सकते थे, लेकिन नहीं बुलाया। और ना ही बजट, क्योंकि आपको पता है पैसे नहीं है आपके पास इस समय। अनुराग जी, मुझे याद पड़ता है कि आप लोगों ने एक बार एक और स्कीम शुरू की थी जिसमें नोटों के ऊपर जो है लक्ष्मी गणेश जी के फोटो लगाने की बात करी थी। तो ये क्या उसी का एक पार्ट तो नहीं है जो ग्रंथियों को जो है दिया जा रहा है? या
उसके पीछे और तहसीन भी पूछ ले सवाल। जी तहसीन, अपना ऑब्जर्वेशन दे दीजिए। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी ने पूरे 10 साल में यही एलजी साहब के साथ लड़ाई की है, लेकिन जहां पे इनकी सत्ता है, जहां पे कोई रोड ब्लॉक नहीं, वहां पर भी उन्होंने कोई अपना वादा नहीं निभाया। इसलिए अब दिल्ली की जनता जान गई है कि अरविंद केजरीवाल कोई भी वादा पूरा नहीं करेंगे, और ये भी नहीं पता अरविंद केजरीवाल दोबारा से मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस अब भी उनके ऊपर है, जो उनको रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं उनके फंक्शनिंग पर बतौर मुख्यमंत्री। चलिए, आपके पास सम अप करने के लिए 30 सेकंड है अनुराग। 10 साल से सत्ता में है, जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। मैं फिर से उसी बात पे लेके आऊंगा। ये बार बार नॉन इश्यूज पे इस चुनाव को लेके जाएंगे, हम बार बार इश्यूज पे, काम पे चुनाव को लेके आएंगे। हमारे पास चेहरा है, हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास सारे कैंडिडेट्स तैयार हैं, हमारे पास कैंपेन है, हमारे पास नैरेटिव है, हमारी तैयारी पूरी है। इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या किया। आधी दिल्ली इनको चलानी थी, ये उसमें पूरी तरह से फेल शीश महल साबित। पे क्या जवाब है? कल सुबह जा रहे हैं, कल सुबह मीडिया को लेके पहले शीश महल जिसको आप कहते हैं वहां जा रहे हैं, पूरे मीडिया को लेके संजय सिंह जी, और वहां पूरा अंदर तक घुस के देखेंगे कि जो ये फोटो गोल्डन प्लेट जो दिखा रहे हैं वो है कि नहीं है वहां पे। और फिर जाएंगे सीधे प्रधानमंत्री आवास, उनके घर में भी देखेंगे वहां पे आवास में घुस के उनके घर में कितने करोड़ के पर्दे लगे हैं, कितने करोड़ के टॉयलेट लगे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको भी दिखाना चाहिए। ये आप स्वीकार लें कि इस बार चुनाव को आप एग्रेसिव मोड में नहीं ला पा रहे हैं, चूंकि डेंट हुआ है सबसे बड़ा आपके नेता पर ही, और उसका इमेज जो कट्टर ईमानदार वाला है उसी पर दूसरे लोगों ने आरोप लगा दिया है। इसलिए आप नए मुद्दे की तलाश में हैं। स्कूल कॉलेज ये सब सबके सामने है। दिल्ली की जनता, हम सब दिल्ली में रहते हैं, पता है किसने कितने कॉलेज कितने स्कूल बनवाए, वो आज कहने से कोई नहीं मानेगा जी। और अगर आप शीश महल का दौरा भी करवा लीजिए, बात अब लगता है आगे चली जा चुकी है, क्योंकि यही सीएजी रिपोर्ट आप बार बार कोट करते थे शीला दीक्षित के खिलाफ, आज वही सीएजी रिपोर्ट आपको हॉन्ट कर रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला में आज का सवाल है, क्या दिल्ली एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगी? क्या दिल्ली के लोग इस बार भाजपा को मौका देंगे, या फिर क्या कांग्रेस अपनी साख लौटाने में कामयाब होगी? बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।